दिल्ली में जिस वक्त सोने के धागों से कढ़ा हुआ शेरवानी पहनकर अरविंद केजरीवाल 5 स्टार होटल के सजे हुए मंच पर ठुमके लगा रहे, उसी वक्त कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की रणनीति तय कर रही थी। जिस गुजरात में मिले 14% वोट के जरिए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, कांग्रेस के तेवरों से लगता है कि वो दर्जा गुजरात की वजह से ही छिन जाएगा। वजह ये कि कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि हर दूसरे तीसरे दल के साथ गठबंधन करने के कारण उनकी हालत पतली हुई, इसलिए उसने पहले इन छिटपुट दलों को निपटाने का फैसला किया। यही वजह है कि गुजरात में सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ कोई नरमी नहीं बरतने जा रही। गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस की घोषणा की कि वो 2 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी ने उपचुनावों में आम आदमी पार्टी से दूर रहने का फैसला किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने बिना उससे परामर्श किए विसावदर सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि गुजरात में कांग्रेस के इस रुख के बावजूद दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन का हिस्सा बनी रहेंगी। गोहिल ने संकेत दिया कि आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद विसावदर सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करके गठबंधन धर्म नहीं निभाया। निर्वाचन आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन केजरीवाल ने पिछले महीने पार्टी के नेता गोपाल इटालिया को विसावदर सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। गोहिल ने कहा कि हमारे राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में आगामी उपचुनावों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। हर गठबंधन के कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमसे सलाह मशविरा किए बिना ही विसावदर के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पार्टी की प्रदेश इकाइयां अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव इसलिए हारी क्योंकि केजरीवाल ने जो कुछ सीटों पर उनकी पेशकश स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए भरूच और भावनगर सीट छोड़ी थी। गोहिल ने कहा, इसलिए हमने सर्वसम्मति से आगामी उपचुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। ये भी एक तथ्य है। गुजरात के मतदाताओं ने कभी किसी तीसरी पार्टी को स्वीकार नहीं किया। केजरीवाल द्वारा किए गए नुकसान के बावजूद कांग्रेस अब भी यहाँ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लोगों के हित में कांग्रेस इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट दिसंबर 2023 से खाली है, जब आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक भूपेंद्र भयानी इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जबकि अनुसूचित जाति SC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित मेहसाणा की कड़ी सीट भाजपा विधायक करसन सोलंकी के निधन के बाद 4 फरवरी को खाली हुई। राहुल गांधी जिस वक्त गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं, उसी वक्त पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। BMC चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि संग्राम थोपटे बीजेपी में शामिल होंगे। थोपटे भोर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शंकर मांडेकर से हार गए थे। थोपटे का परिवार लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 6 बार के भोर से विधायक रहे अनंतराव थोपटे के बेटे हैं। संग्राम थोपटे ने शनिवार को बताया कि मैंने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला को सौंप दिया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस का लोगो भी हटा दिया। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर थोपटे ने कहा कि वो पहले अपने समर्थकों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। थोपटे का कांग्रेस से इस्तीफा देना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। थोपटे के इस्तीफा पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि अनंतराव थोपटे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। थोपटे परिवार लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। संग्राम थोपटे को उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। सपकाल ने दावा किया कि जब MVA सत्ता में थी तब नाना पटोले के इस्तीफे के बाद कांग्रेस संग्राम थोपटे को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती थी। हालांकि तत्कालीन विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर दबाव डालकर इस कोशिश को नाकाम कर। सपकाल ने कहा कि फडणवीस ने कोश्यारी पर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टालने का दबाव बनाया। नतीजतन थोपटे ये पद ग्रहण नहीं कर सके। फरवरी 2021 में नाना पटोले के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। जुलाई 2022 में बीजेपी के विधायक राहुल नार्वेकर इस पद पर चुने गए। सपकाल ने दावा किया कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के कारण ही 2022 में शिवसेना राजनीतिक विभाजन हुआ। सपकाल ने कहा कि ये फडणवीस ही थे जिन्होंने थोपटे के साथ गलत, उन्हें फडणवीस के प्रभाव में नहीं आना चाहिए था, जिन्होंने उनकी चुनावी हार सुनिश्चित की। दिसंबर 2024 में 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए राहुल नार्वेकर निर्विरोध चुने गए थे, क्योंकि MVA ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था।
सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने बैठकर एक फैसला सुना दिया और देखते ही देखते राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक के अधिकारों पर कैंची चल गई। तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि विधेयक राज्यपाल के पास हो या राष्ट्रपति, वे उसे रोक नहीं सकते। समय सीमा के अंदर या तो उसे वापस लौटा दें या फिर अपनी मुहर लगा दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधेयक अपने आप कानून बन जाएगा। जिस संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला, उस संविधान में ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को समय सीमा के अंदर विधेयकों को मंजूरी देनी होगी, लेकिन आर्टिकल 142 का हवाला देकर 2 जजेस ने अपना फरमान सुना दिया। उसके बाद से राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार छोड़िए, संसद के अधिकारों पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में है और फैसला देने पर उतारू है, उस कानून को संसद में पारित किया, लेकिन अब 3 जजेस बैठकर उस कानून को चीर-फाड़ करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है तो फिर संसद में देश की जरूरत ही क्या है। और जज के घर से नोटों की बोरियां मिलती हैं तो उसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात फैसला कर देती है, उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सब न्यायपालिका की गरिमा को बचाने के नाम पर किया गया। लेकिन सांसद और देश के राष्ट्रपति की गरिमा की धज्जियां 2 या 3 जज मिलकर के सरेआम उड़ा रहे हैं। कोलेजियम के नाम पर भाई भतीजावाद का खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी हदें एक साथ तोड़ दी, इसलिए वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगाम लगाने की जरूरत आ गई है। संसद में इस बात को लेकर आगे बात उठेगी। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब बीजेपी के एक नेता ने भी सुप्रीम कोर्ट के उसके हालिया फैसले को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाता है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया। निशिकांत दुबे ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय की थी। अब भाजपा सांसद दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए लिखा कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। भाजपा की ओर से देश की सर्वोच्च अदालत पर यह बहुत बड़ी टिप्पणी है। इसके पहले धनखड़ ने राज्यसभा के इंटर्न की एक कार्यक्रम में कहा था कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और किस आधार पर। उन्होंने आगे कहा कि एक हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बहुत संवेदनशील होना होगा। ये किसी के रिव्यू फाइनल करने या न करने का सवाल नहीं। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की सौदेबाजी नहीं की। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है, और यदि नहीं तो कानून बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति किसी बिल पर तय समय में फैसला नहीं लेते हैं तो वे अपने आप कानून बन जाएगा। धनखड़ ने यह भी कहा कि तो हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर पार्लियामेंट के रूप में कार्य करेंगे, और बिल्कुल कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। उनका कहना है कि जज कानून बनाने लग जाएंगे तो कार्यपालिका का काम भी वे ही करेंगे, वे संसद से भी ऊपर हो जाएंगे, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कभी मराठी अस्मिता तो कभी हिंदुत्व, कभी पार्टी का निशाना बदलकर, कभी बीजेपी को समर्थन देकर तो कभी शरद पवार के लिए चुनाव प्रचार कर राज ठाकरे इतने सियासी गुलाटियां मार चुके हैं कि राज ठाकरे की सियासी विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ गई है। पार्टी के स्तर पर उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कब का अपना हैसियत खो चुकी है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे से मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने की खबरें जोरों पर हैं। हालांकि इस बात की पहल खुद राज ठाकरे ने की। ऐसे में सबके मन में सवाल ये कि क्या वाकई राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, और अगर आए भी तो रिश्ते में बड़े भाई राज ठाकरे क्या सियासत में उद्धव ठाकरे के छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे। और ये भी कि बीएमसी चुनावों के ठीक पहले दोनों भाइयों के बीच जो प्यार उपजा है वह अपने सहयोगियों को दबाव में लेकर ज्यादा सीटें हासिल करने की कोई योजना तो नहीं। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से दिक्कत हो रही है और राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे और बीजेपी से। सारा मामला सीटों के बंटवारे पर अटका हुआ है क्योंकि सियासी तौर पर हाशिए पर आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होकर भी कोई बड़ी हलचल पैदा नहीं कर पाएंगे, ये बात सभी को पता है। लेकिन ठाकरे खानदान के इन 2 छत्रपों ने अपने बयानों से खलबली जरूर मचा दी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने अलग अलग मंचों से कहा कि वे महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित में निजी मतभेदों को किनारे रखने को तैयार हैं। फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर के साथ पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कहा कि वो महाराष्ट्र के बड़े हित के लिए छोटे मोटे विवादों को अलग रख सकते हैं। राज ने कहा कि वे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ काम कर सकते हैं बशर्ते वो इसके लिए तैयार हों। दूसरी तरफ उद्धव ने भारतीय कामगार सेना की 57वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राज ठाकरे के साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं छोटी मोटी घटनाओं को अलग रखते हुए महाराष्ट्र के हित में आने के लिए तैयार हूं। मैंने सभी झगड़ों को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र का हित मेरी प्राथमिकता है, लेकिन दोनों भाइयों के बीच चल रहे
प्रेमालाप में संजय राउत कूद पड़े और राज ठाकरे के सामने शर्तों की झड़ी लगा दी। पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ आने के बयान को लेकर संजय राउत ने कहा कि दोनों भाई हैं, नाता कायम है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है। राउत ने आगे कहा कि आज की बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर 1 दुश्मन है। जिस तरह से अमित शाह ने अपने स्वार्थ के लिए शिवसेना को तोड़ा, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देंगे। सत्ता नहीं मिलेगी, स्वाभिमान रखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम अपने घर में जगह नहीं देंगे, ना बात करेंगे, ना उनके साथ पानी पिएंगे। ये हमारी भूमिका है, महाराष्ट्र और स्वाभिमान की भूमिका। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमको सत्ता नहीं मिलेगी, नहीं मिलने दो। स्वाभिमान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी यही एक मांग है। आप उनसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे तो जरूर हम आपसे बात करेंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि राज ठाकरे ने अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई गिले शिकवे हमें हैं दोनों भाइयों में तो मैं उसको नहीं रखूंगा, दूर करूंगा। महाराष्ट्र के हित के लिए उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भाई हैं, हमारे कोई गिले शिकवे नहीं, अगर कोई है तो मैं उसे मिटा दूंगा। लेकिन जिसे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको आप अपने घर में जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने मत बैठ जाना। अगर आपको मंजूर है तो हम जरूर बात करेंगे। बहुत टाइम है, पहले हमारे घर की बात खत्म हो जाने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से उठा तूफान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि गुरुग्राम से लंदन तक मनी लॉन्ड्रिंग का खेल करने वाले सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने एक साथ 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली। गुरुग्राम लैंड डील केस सहित इन मामलों में वाड्रा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की गई, जो कुल मिलाकर 16 घंटे चली। सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद इन तीनों मामलों में वाड्रा पर एक साथ आरोप तय होने का रास्ता साफ हो जाएगा। वाड्रा के खिलाफ 3 मामलों में पहला मामला गुरुग्राम की जमीन खरीद से जुड़ा है, जहां वाड्रा पर 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदकर कुछ ही महीनों में अवैध तरीके से 58 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है। दूसरा मामला भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े लंदन स्थित प्रॉपर्टीज का है, जिन्हें कथित तौर पर रक्षा साधनों से मिले अवैध पैसे से खरीदा गया था। और तीसरा मामला बीकानेर जमीन से जुड़ा है, जिसमें वाड्रा पर विस्थापितों के लिए आरक्षित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीदने का आरोप है। ईडी की जांच का मुख्य फोकस 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में हुए 3.5 एकड़ भूमि सौदे का है। इस सौदे में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी और इसके कुछ महीनों बाद इस जमीन को कथित तौर पर 58 करोड़ रुपए में रिटेल एस्टेट कंपनी DLF को बेच दिया था। ईडी का दावा है कि इस सौदे में वित्तीय अनियमितताएं और मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद वाड्रा कई बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुके हैं। वाड्रा पर दूसरे आरोप यूके स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ कथित संबंधों का है आरोप। ईडी पहले ही संजय भंडारी और वाड्रा के करीबी सीपी थम्पी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी के अनुसार भारत द्वारा स्विस कंपनी पिलाटस से 75 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए भी डील हुई और इसमें 310 करोड़ रुपए की कथित घूस दुबई स्थित भंडारी की कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस के खाते में गई। इस राशि का इस्तेमाल दुबई और लंदन में संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया और ईडी ने इसमें 150 करोड़ रुपए की रकम को ट्रेस किया और भारत में भंडारी की 26 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों के अटैच किए जाने की जानकारी है। ईडी का दावा है कि वाड्रा इन लंदन स्थित कंपनियों से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बीकानेर केस में वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जरिए 275 बीघा जमीन 72 लाख रुपए में खरीदी गई और फिर करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दी गई। और एक अन्य केस में 21 नवंबर 2023 को दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में वाड्रा, प्रियंका गांधी और सीपी थम्पी पर आरोप है कि उन्होंने 2005 से 8 के बीच फरीदाबाद में 531 एकड़ जमीन दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी HL पाहवा से खरीदी थी। बाद में ये जमीन वापस पाहवा को बेच दी गई। उन्होंने इसे DLF ग्रुप की कंपनी को बेचा और इस चार्जशीट पर कोर्ट में 22 दिसंबर 2023 को संज्ञान लिया गया और आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि उस वक्त वाड्रा और प्रियंका इस केस में आरोपी नहीं थे। वाड्रा पर गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में 12 एकड़ की एक और संदिग्ध डील की जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार ईडी द्वारा की जा रही समन्वित कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य इन सभी मामलों में एक साथ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से आम आदमी पार्टी के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी एकजुट नहीं है। कहने को तो केजरीवाल ने आतिशी मारलेना के नेता विपक्ष और सौरभ भारद्वाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन हालात इसके उलट हैं। पार्टी में किस वक्त और कब बड़ा विद्रोह हो जाए, इस बात की आशंका बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और पार्षद पूरी तरह से इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं।
उन्हें सिर्फ मौके का इंतजार है और मौका करीब आ गया है जब दिल्ली में मेयर के चुनाव होंगे। 25 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी में बगावत तय है। विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी कई विधायक और पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। उम्मीद थी कि चुनाव के बाद पार्टी में बगावत थम जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल के बाद नेताओं में असंतोष बढ़ा। चुनाव हार चुके सौरभ भारद्वाज को प्रदेश संयोजक बनाए जाने से कई नेता नाराज हैं। वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं के माध्यम से वे भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आप नेता संपर्क कर रहे हैं। क्षेत्र में उनकी छवि और भाजपा में उपयोगिता को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों इसे लेकर कुछ विधायकों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 15 पार्षदों को पार्टी में शामिल करने पर सहमति बनी है। ग्रेटर कैलाश, महरौली, मालवीय नगर विधानसभा सहित दक्षिण दिल्ली से 6, रोहिणी से 3, करोल बाग और पश्चिम जोन से 2 और अन्य क्षेत्रों से 2 और पार्षदों को आम आदमी पार्टी छोड़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में इन्हें बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। इससे 25 अप्रैल को होने वाले महापौर चुनाव से पहले निगम में बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़ेगी। इस समय निगम में कुल 238 पार्षद हैं। पार्षदों के सांसद और विधायक चुन लिए जाने के कारण 12 वार्ड खाली हैं। निगम चुनाव में 134 वार्ड्स में जीत प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या मात्र 113 रह गई है, क्योंकि कई भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे 104 वार्ड जीतने वाली भाजपा के 117 पार्षद हो गए हैं। महापौर चुनाव में 238 पार्षदों के साथ ही 14 मनोनीत विधायक, 10 सांसद मतदान करेंगे। बहुमत के लिए 132 वोट्स चाहिए। वर्तमान स्थिति में भाजपा के पास 117 निर्वाचित पार्षद, 11 मनोनीत विधायक और 7 सांसद यानी 135 वोट्स हैं। इसकी तुलना में आम आदमी पार्टी के पास 113 निर्वाचित पार्षद, 3 मनोनीत विधायक और 3 राज्यसभा सदस्य यानी 119 वोट्स हैं। इनमें से भी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल आपसे नाराज चल रही हैं। कांग्रेस के 8 पार्षद हैं। यदि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्षदों का साथ मिल जाए तो भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने की स्थिति में वे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल ही नहीं बल्कि उन जैसे तमाम वकीलों और नेताओं की ये फितरत रही है कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से बयान बदल लें। जब राम मंदिर अनुच्छेद 370, नोटबंदी, पेगासस से लेकर कई ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो कपिल सिब्बल ने पानी पी पी कर सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुनाई। लेकिन जैसे ही वक्त बदला वही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट की तरफदारी करने लगे। असल में मामला उपराष्ट्रपति के बयान का है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। इसी बात से कपिल सिब्बल नाराज हो गए। उन्होंने कहा राष्ट्रपति एक टिट्यूलर हेड है और गवर्नर का भी पद ऐसा है। अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान सुनकर उन्हें दुख भी हुआ और हैरानी भी। उनको किसी भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष बात करें। कपिल सिब्बल का ये भी कहना है कि जब सरकार के लोगों को न्यायपालिका की बात पसंद नहीं आती तो वे हमला करते हैं। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें ये कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे समय तक लटका कर नहीं रख सकते हैं। मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर करना होगा। ये विचार के लिए दोबारा सरकार को बिल भेज सकते हैं। अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कोर्ट के फैसले की उपराष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज लॉ मेकर कार्यपालिका या सुपर संसद के रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि वो उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को संविधान देता है। राष्ट्रपति एक टिट्यूलर हेड है, गवर्नर का भी पद ऐसा है। गवर्नर बिल नहीं रोक सकते, राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह और सहयोग से ही काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के अधिकार पर सवाल उठाने की बात नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका के अधिकारों पर ऐसे बयान हमला हैं। क्या राष्ट्रपति संसद से पास बिल को अनंत समय तक रोक सकते हैं? ऐसे काम कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 जज का हो या 5 जजेस का, सबको मानना होता है। सभापति सदन में पक्ष विपक्ष के बीच बैठते हैं, निष्पक्ष होते हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति के बयान पर यह भी कहा कि अगर उनको किसी फैसले पर दिक्कत है तो वो रिव्यू डाल सकते हैं, जो तरीका है, या अनुच्छेद 143 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं।
ये भी एक तरीका है। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मिसाइल नोटबंदी थी जो सरकार ने लोगों पर चलाई और कोर्ट के फैसले को मिसाइल मत कहिए। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि जज तो जवाब नहीं दे सकते, आप ऐसे बयान देकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरास्वामी फैसला है कि मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे, क्या आप इसे नहीं मानते? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा तो फिर संसद और सरकार की क्या जरूरत? सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही तय कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के घोटाले और चोरियां आम आदमी पार्टी के लिए की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दुर्गेश पाठक ने पार्टी के चंदे में ही सेंध लगा दी। यही वजह है कि भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। सचदेवा ने तंज भरे लहजे में कहा कि हमने चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदा चोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक पर भी हमला करते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदा चोर लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले।